हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास स्पेशली कॉल आए हैं स्टूडेंट्स के कि सर रिलेशन और फंक्शन के बारे में हमें कुछ बताइए और हमें डिटेल से समझाइए। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कि ये ज़्यादा मार्क्स का आता है, बल्कि इसलिए कि रिलेशन और फंक्शन जो हमारा चैप्टर है इससे और भी कई चैप्टर रिलेटिव हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने कुछ एक के नाम लिख रखे हैं। अगर 11th क्लास की बात करें तो चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन खुद हो गया, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 15 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहीं अगर प्लस 2 की बात करें तो आधे चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। जैसे चैप्टर 1 खुद रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो चैप्टर हैं जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन पर डिपेंडेंट है। अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप इन चैप्टर्स में अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम बड़े ही प्यार से आराम से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, और सेट में बेसिकली रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में कई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली चैप्टर 2 पर जंप करते हैं, तो उनके लिए इस चैप्टर को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए सबसे पहले आप चैप्टर 1 का ओवरव्यू कर लीजिए, और अगर आपने नॉर्मली इसको पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें कुछ और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जानना होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके पहले में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए, लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, और दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स। ए मान लीजिए हमारे पास है 1 2 and 3, एंड बी हमारे पास है 4 5 and 6। देन वी फाइंड, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जो मेरे पास वैल्यू है a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई b, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, हम पहले इसको डायग्राम से बनाते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू लिखते हैं। ये मैंने दो सेट्स ले लिए हैं a एंड b। a की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3, एंड b की वैल्यू है 4 5 6। इस a का रिलेशन, इस 1 का रिलेशन 4 के साथ, या इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, या इसके सेट फॉर्म 4 के साथ, फिर 5 के साथ, और फिर 6 के साथ, फिर 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ, फिर 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ, और 3 की 6 के साथ। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 1 किसके साथ है, 4 के साथ, फिर 1 किसके साथ आया, 5 के साथ, फिर 1 किसके साथ आया, 6 के साथ, फिर 2 किसके साथ आया, 4 के साथ, 2 आया 5 के साथ, और 2 आया 6 के साथ, 3 1 4 3 5 एंड 3 6। ये जो वैल्यूज हैं ये मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके अंदर पहले हम किसकी वैल्यू ली, हमने a की, फिर b की, a की फिर b की, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर सेट्स।
अब इसे हमने ऑर्डर्ड पेयर सेट क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए, उसके बाद बी। जब मैंने इसकी फॉर्म बनाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके बाद देखिए पहले ए की वैल्यू, फिर बी की, ए की, बी की, ए की, बी की। दैट मीन्स मेरे पास जितने भी सेट आए हैं उनमें सभी में पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू है। अगर मेरे पास ऐसे होता 4 1 5 1 6 1, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 1 4 2 4 3, आफ्टर दैट मेरे पास क्या हो जाएगा 5 1 5 2 5 3, आफ्टर दैट 6 1 6 2 एंड 6 3। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं तो ये भी मेरा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट होगा, लेकिन एक फॉर्म में होगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अगर इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या करूंगा, यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, ये मेरा ए बी था, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, पहले बी की फॉर्म लिखूंगा, और बी की फॉर्म मेरे पास क्या है, बी की फॉर्म है मेरे पास 4 5 6, और ए की फॉर्म मेरे पास क्या है 1 2 3। इसके इससे इसकी वैल्यू इसके साथ, इसकी वैल्यू इसके साथ। तो ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और ये किस में लेते हैं हम, ऑर्डर पेयर्ड सेट्स में। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी में क्या कहती है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि इनकी वैल्यू कैसे आती है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी के तरीके से बात करें तो एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है वो देखिए। जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन को हम कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं, ये हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन। अब ये वैल्यू होती है मेरी x की, और ये वैल्यू होती है y की, लेकिन मुझे क्या दे रखा है a एंड b। a की वैल्यू क्या है 1 2 3, एंड b की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 5 6। तो इसको हम मान लेते हैं a, और इसको क्या मान लेते हैं b। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3, देन 1 2 3, एंड इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 4 5 6। जैसे कि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं, तो इस ये पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा 1 एंड 4, ये आ जाएगा 1 एंड 5, ये आ जाएगा मेरा 1 एंड 6। इसी तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा 2 4, ये आ जाएगा 2 5, और ये आ जाएगा मेरा 2 6। अगर इसकी बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3 4 3 5 एंड 3 6। इनको हम इस साइड से काउंट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है 1 4, आफ्टर दैट 1 5, आफ्टर दैट 1 6, और इस तरीके से हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है 3 5 एंड 3 6। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इन एक्सिस का यूज नहीं करते, एक्सिस का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखिए अगर मेरे पास वैल्यू मैथमेटिकल डिजिट है 1 2 3 4 कुछ भी है तो मैं इस चीज का यूज कर लूंगा, लेकिन कई बार मेरे को सेट में क्या गिवन होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई सेट है M, और वो मेरे पास किस फॉर्म में है P Q एंड R। दूसरा सेट है मेरे पास N, और N किस फॉर्म में है मेरे पास, कोई भी एक डिजिट ले लीजिए T U एंड V, T U एंड V। क्या इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे पास किसी सिटी का नाम भी आ सकता है, मेरे पास किसी कंट्री का नाम भी आ सकता है, और मेरे पास अदर कोई भी नाम आ सकता है, तो इनको हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं उस फॉर्म में डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। आगे जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग मेरे पास एक डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन हमें क्या कहती है देखिए। अच्छा इसके अंदर एक चीज और देखिए, जब मैं
अपनी A क्रॉस B बनाता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ आता है। तो इसकी एक कंडीशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में A की वैल्यू हमेशा B के साथ आएगी, लेकिन जब अब B क्रॉस A लिखता हूं तो B की वैल्यू हमेशा A के साथ आएगी। दैट मीन्स A क्रॉस B में A का एलिमेंट B के साथ आता है और B का एलिमेंट A के साथ आता है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन को मैं आपको दो तरीके से करवाता हूं। एक तो मेरा डायरेक्टली जो मैंने भी लिखा है, A क्रॉस B क्या होता है? 1 4 1 5 1 6 3 5 एंड 3 6। और ये वैल्यू मेरी कहाँ से आई है? जब मैंने ये दो डायग्राम बनाए 1 2 3 एंड सेकंड B की वैल्यू 4 5 6, और जब मैंने इनका क्या किया? प्रोडक्ट किया, तो मेरे पास ऐसा ही कुछ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन हमारी जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो डेफिनेशन होगी वो देखिए क्या होगी। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं A एंड B, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? A एंड B का A क्रॉस B। दैट मीन्स इनके बीच में क्या है कि हमारी वैल्यू आएगी, कोई सेट आएगा A B, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A बिलोंग्स टू सेट A। मेरा A क्या है यहाँ पर? 1 2 एंड 3, वेयर B क्या है मेरे पास? 4 5 6। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? A क्रॉस B, दैट मीन्स A कोमा B, दैट इज A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये डेफिनेशन समझाने के लिए जो मैंने आपके 10 मिनट लिए हैं वो सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए लिए हैं कि इसका मतलब क्या है, और ये आपको अच्छे से समझना होगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो क्या है? आइदर A और B इज नल सेट। अगर A और B में से कोई भी एक नल सेट हो, या हमारा नल सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी। अगर एम्प्टी सेट हो तो क्या होगा? तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? A क्रॉस B की कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नल सेट, और नल सेट को हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट 5। ऐसा क्यों होगा? सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर तो मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? किसी से नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या रह जाएगा? 5। अब इसकी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? देखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि आइदर A और B इज ए इनफाइनाइट सेट, इज ए इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स A और B में से अगर कोई मेरा इनफाइनाइट सेट है तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखिए, इनफाइनाइट सेट मैंने बोल दिया कोई भी एक सेट है वो नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, तो उस केस में मेरा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं बन रहा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। मैं कोई भी इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता। तो ये मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? 2। अगर हम इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो मेरे पास क्या होती है? 2 इक्वल ऑर्डर पेयर, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर। इक्वल ऑर्डर पेयर में मेरे पास क्या होगा? कोई भी एक सेट दे रखा है, सपोज कीजिए मुझे दे रखा है x एंड y, और वो इक्वल दे रखा है 7 8। तो ये मेरा इक्वल ऑर्डर पेयर जब होगा जब ये x मेरा 7 के इक्वल है और ये y मेरा 8 के इक्वल है।
दैट मीन्स जब मेरे दो सेट इक्वल हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल, और उनको हम क्या बोल देते हैं, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। जो मेरा रिलेशन है उसमें देखिए क्या होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, ऐसा मैंने आपको शुरू में बताया था। वही चीज है कि कोई मेरा नंबर है ए और दूसरा मेरा नंबर है बी। जब मैं इनका कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूं, ये सपोज करो मेरा पी के इक्वल है और ये मेरा क्यू के इक्वल है। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी, जो किसके इक्वल आ जाएगा, पी इंटू क्यू के। अब जो मेरी लास्ट ऑब्जर्वेशन है फिफ्थ, वो क्या है, कार्टेशियन ट्रिपलेट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, पेयर की। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, पेयर की, जिसके अंदर हमारे पास कितने सेट होते थे, दो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्टेशियन ट्रिपलेट। इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 2.1 में। इस केस में क्या होगा, जैसे मेरे पास 2 होते थे वैसे मेरे पास कितने सेट हो जाएंगे, 3। दैट मीन्स जब मैं इसका ट्रिपलेट बनाऊंगा तो मेरे पास 3 वैल्यू आएंगी। पहले 2 आती थी, अब 3 आएंगी। इसमें मेरे पास आएगी ए एलिमेंट की वैल्यू, इसमें बी एलिमेंट की वैल्यू और इसमें सी एलिमेंट की वैल्यू। तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे हमारे सिलेबस में या एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में है उसके बारे में आपको जरूर बता देता हूं। जैसे मैं ये दे रखा है कि कोई मेरे पास एक सेट है ए, कोई सेट है ए और ए दे रखा मुझे 1 एंड -1 और मुझे निकालना है ए इंटू ए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए इंटू ए की वैल्यू निकालता हूं और ए इंटू ए मेरा क्या होगा, मेरे पास जो दो सेट है वो इस फॉर्म में है, 1 -1 1 -1, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। दैट मीन्स मेरा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 1 1 -1, आफ्टर दैट -1 1 एंड आफ्टर दैट -1 -1। दैट मीन्स अगर मैं ए क्रॉस ए प्रोडक्ट ए निकालता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। लेकिन मुझे दे क्या रखा है, ए कितने टाइम दे रखा है, 3 टाइम। तो उस केस में देखिए मेरा क्या बनेगा, मैं इसको एक बार और मल्टीप्लाई करवाऊंगा और वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए क्रॉस ए एंड ए। यहां पर मुझे वैल्यू दे रखी है 1 1 1 -1 -1 1 एंड -1 -1 और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 1 एंड -1। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा या प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 1 1, दूसरा 1 1 -1 1 1 -1। जब यहां से वैल्यू लूंगा तो 1 -1 1 1 -1 1 एंड आफ्टर दैट 1 -1 -1 -1 1 1 after that -1 1 -1 after that -1 -1 and 1 और लास्ट वन -1 -1 -1। ये इसका आंसर आएगा। अब यहां पर हम देखें तो ये जो मेरा ट्रिपलेट का रूल है ये भी इसको फॉलो कर रहा है, ये भी किसको फॉलो कर रहा है, फोर्थ को फॉलो कर रहा है। कैसे, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, मान लिया इसके अंदर 1 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 है, तो उनकी हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने एलिमेंट आने चाहिए मेरे पास है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स अगर मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए एलिमेंट ऑफ सेट बी और दोनों का क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें यह पता लग जाता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने करवाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे रिलेशन की। देखिए, अब उसी तरीके से जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किया, उसी तरीके से रिलेशंस को जानने के लिए पहले इसके बारे में कोई एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक वैल्यू से इसको करके देखते हैं। आफ्टर दैट हम इसके क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। मान लिया मैंने दो सेट लिए हैं ए एंड बी, वही सेम सेट है 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मेरे पास एक वर्ड आता है रिलेशन, संबंध, किससे किसका, दैट मीन्स मेरा किसका संबंध किससे है या किससे संबंध किसके साथ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए का संबंध बी के साथ देखा तो मेरे पास क्या क्या संबंध बन रहे हैं। मेरे पास जो संबंध बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 4 1 5 1 6, सेम उसी तरीके से 2 4 2 5 2 6 एंड लास्ट 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आ गया। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो आता है वो मुझे क्या बताता है, पॉसिबिलिटीज बताता है रिलेशन ए की बी के साथ, कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है वही रिलेशन है, ऐसा नहीं है। ये हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो आर का मतलब है यहाँ पर रिलेशन, ए एरो बी का मतलब है ए का बी के साथ। तो R1 मतलब मैंने पहला रिलेशन देखा कि x और y मेरे पास सेट है जिसके अंदर y इज ग्रेटर देन x, जो y की वैल्यू है वो x के साथ है। ये मेरा जो साइन होता है वो होता है वेयर एज का, वेयर एज x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो देखिए, सेम ये बनता है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। देखिए, क्या हर बार y की वैल्यू x से बड़ी है, y की वैल्यू x से बड़ी है। क्या शुरू में x की वैल्यू आ रही है, आफ्टर दैट y की, यहां पर x की, यहां पर y की, x की, y की। दैट मीन्स ये हमें रिलेशन बताता है कि y जो है वो x से क्या है, बड़ा है, और जिसके अंदर जो x की जो वैल्यू आएगी वो a के सेट से आएगी और y की जो वैल्यू आएगी वो b के सेट से आएगी। इसी प्रकार जो मेरा रिलेशन सेकंड है, R2 क्या है, a का रिलेशन b के साथ। रिलेशन क्या है, R2 xy, where y is x plus 3, y की वैल्यू जो है वो x plus 3 है। 3 में एक जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो मेरी y की वैल्यू है। वेयर एज x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। देखिए, मैंने x की वैल्यू ली 1 में 3 ऐड करने पर मेरे पास वैल्यू क्या आई 4, फिर मैंने वैल्यू ली 2 में 3 ऐड करने पर मेरे पास क्या आया 5, इसी तरीके से मैंने वैल्यू क्या ली 3 और 3 में मेरे पास ऐड करने पर क्या आया 6। क्या इसके अलावा और कोई सेट मेरा बनता है, नहीं बनता। इसका मतलब जो मेरा रिलेशन सेकंड है वो क्या है कि y इज x प्लस 3, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये मेरी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। और हमारे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं वो भी देखिए। जो मेरा रिलेशन 3 है, रिलेशन A to B, that means R3 is a set XY where y is x plus 4, whereas x belong to A and y belong to B। अगर हम इसमें देखें तो मेरे पास ऐसी वैल्यू चाहिए y की जिसमें x में जब मैं 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। देखिए, जब मैं 1 लेता हूं, 1 में 4 ऐड करते मेरे पास क्या आता है 5, 2 में 4 ऐड करते मेरे पास क्या बन जाता है 6। क्या इसके अलावा और कोई सेट बन सकता है, नहीं बन सकता। तो मेरे पास ये क्या आ गया, रिलेशन A to B। अगर हम बात करें रिलेशन 4 की, A to B, इसमें क्या कहता है x इज ग्रेटर देन y, वेयर x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B। क्या मेरे पास x की कोई भी वैल्यू या सेट A में कोई भी वैल्यू ऐसी है जो B से बड़ी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल नहीं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाई सेट। क्या बोल देते हैं, फाई, एम्प्टी। मेरे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है।
दैट मीन जो अभी तक मैंने रिलेशन लिए है 1 2 3 4 वो सारे क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स मेरे पास जो भी वैल्यू आई है वो सारी वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले से ही थी। इसका मतलब R1 R2 R3 एंड R4 सारे क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के क्या हैं, सबसेट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के सबसेट हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर डेफिनेशन बताई है। देखिए क्या है, रिलेशन आर फॉर्म इन नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी का जब रिलेशन बनाया जाता है तो हमेशा सबसेट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस छोटी सी डेफिनेशन को बताने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं और इसे बहुत ही सुंदर शब्दों में एनसीईआरटी ने बताया है। इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आगे देखिए क्या बोलता है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। जो हमारा रिलेशन आता है, जो हमारे सबसेट आते हैं वो क्या किए जाते हैं, ड्राइव्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है उनके ऑर्डर पेयर से, ऑर्डर पेयर से। जो मैंने आपको पेयर सिखाए थे ए और बी के, दैट मीन्स पहले उसमें ए की वैल्यू आती है, बाद में उसमें बी की वैल्यू आती है। दैट मीन्स जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है वो मेरा ऑर्डर पेयर होता है और वहीं से मेरी वैल्यू निकाली होती है, वहीं से डिस्क्राइब की होती है। दैट मीन्स मेरे पास जो भी वैल्यू है वो सारी किससे आई हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन में करवाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वो आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।